Hello students, in today's lecture we are going to proceed with the next topic of your second chapter microorganism friends and foe, that is food poisoning. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स पूरा पढ़ लिया था. ठीक है, किस तरीके से वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज स्प्रेड करते हैं वो हमने देखा था. एनिमल्स और प्लांट्स में उतना हमने डीप में नहीं देखा था, सिर्फ एग्जाम्पल्स देखे थे और डिजीज देखे थे. ठीक है, अब जो दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट इज द फूड पॉइजनिंग. ओके, सो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? देन वी कैन से दैट व्हेन food get spoiled by action of microorganisms is called food poisoning. Due to one or the other action of the microorganisms, when food gets spoiled, ठीक है, फूड हमारा खराब हो जाता है, फूड गेट कंटेमिनेटेड, खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं बचता है, तो उसको हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग. ऐसा फूड जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज क्रिएट होगा, दैट विल बी द फूड पॉइजनिंग. अब ऐसा क्यों होता है? तो या तो फूड इज नॉट कवर्ड प्रॉपरली, उसको हमने अच्छे से कवर नहीं किया है, या तो फिर फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली और प्रिजर्व प्रॉपरली. ठीक है, फूड को हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है या प्रिजर्व नहीं किया है. तो इन सभी केसेस में ऐसा होगा कि माइक्रोब्स जो है वो फूड के ऊपर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. इसकी वजह से हमारा फूड क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. उसमें अंदर से हम कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा सा स्मेल उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. So, हाँ, where we were, एक मिनट, मैं भूल गया कि मैं क्या पढ़ा रहा था. जस्ट अ मिनट. हाँ हाँ, तो जब फूड के ऊपर ये माइक्रोब्स वगैरह बैठते हैं तो वो फूड को क्या कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे, उसको खराब कर देंगे. ठीक है, और उसमें से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खराब फॉल स्मेल उसमें से आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ओडर उसका पूरा चेंज हो जाएगा, फूड का जो स्मेल होता है वो. और दूसरी चीज़ कि फूड जो होगा उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और समटाइम्स कलर या तो फिर उसका अपीयरेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो ये इसके इंडिकेशंस है कि फूड जो है वो कंटेमिनेटेड है या खराब है. ठीक है, सो काफ़ी समय तक रखा हुआ फूड हो या उसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि ये फूड अच्छा है कि नहीं है, तो आप उसको स्मेल कर सकते हो. ठीक है, आप उसका टेस्ट चेक कर सकते हो. रेगुलर टेस्ट से वो बहुत ही खराब अलग टेस्ट लगेगा. ठीक है, और उसका अपीयरेंस भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि इंडिकेशंस है कि फूड इज स्पॉइल्ड. ओके, अब ऐसा फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये माइक्रोब्स एंटर होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, कि जिसमें वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है. ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अगर सीवियर कंडीशंस है तो पर्सन में कैन डाई ऑल्सो ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑनली. ठीक है, कई बार आपने पहले के टाइम में न्यूज़ में देखा होगा कि किसी बंदे का मैरिज फंक्शन था वगैरह था और उसमें खराब फूड सर्व होने की वजह से इतने सारे लोग जो है, ठीक है, वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए. ऐसे सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे. ठीक है, तो इसमें जब बल्क में कोई फूड जो होता है वो कंटेमिनेटेड होता है और काफ़ी सारे लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं, तो ये ऐसे चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ द फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग जो है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फूड प्रिजर्वेशन होना चाहिए. ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स हैं. मैं टेक्निक्स के कीवर्ड्स ही यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा और पूरे प्रेजेंट करने के बाद या एनलिस्ट करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ. ठीक है, हाँ, तो पहला टेक्निक है जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सन ड्राइंग.
देन हमारे घर पे हर रोज जो होता है वो हीटिंग, देन ऑफ कोर्स कूलिंग, वी कैन से deep freezing, applying common salt, sugar, ओके। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इन मस्टर्ड ऑयल और एल्स वी कैन यूज vinegar also, then chemical preservatives, इनसे भी हम फूड को बचा सकते हैं, जो कि कॉमर्शियली यूज होता है केमिकल प्रिजर्वेटिव। डिटेल में हम देखते हैं पैस्चराइजेशन, देन पैस्चराइजेशन के बाद एक पॉइंट रहता है हमारा एयरटाइट पैकेट्स और कंटेनर्स। सो ये जो है दिस आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग तरीके हैं कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दिस आर द टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ओके। बार बार मुझे देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि समटाइम्स अपने आप रुक जाता है और मैं अकेला बोल करता हूँ, रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। हाँ, सो फूड प्रिजर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट है हमारा सन ड्राइंग। सन ड्राइंग से हम क्या कर सकते हैं, काफी अलग अलग कैटेगरी का फूड जो है वो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जिसका हमने एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में तो देखा ही था कि जो हमारे सीरियल्स वगैरह जो है, ठीक है, उनको हम सन ड्राइंग करके मतलब अच्छे से उसमें मॉइस्चर रिमूव करके हम उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर तो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपके घर पे आपने देखा होगा कि जब सीजन पे अलग अलग चीजें मम्मी बनाती हैं, पोटैटो चिप्स है तो पोटैटो चिप्स को अच्छे से बॉईल करके फिर क्या कर देती है मम्मी, सन ड्राइंग के लिए रख देती है। 4-5 दिन पे अच्छे से मस्त सूख जाती है तो डिब्बे भर के रख देती है। जब भी मन करता है तब मम्मी क्या करती है, उसको फ्राई कर देती है, ठीक है। तो ये सन ड्राइंग हुआ, ठीक है, कि जिससे हमारा पोटैटो जो है या पोटैटो चिप्स जो है वो लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। साल भर के लिए वो डिब्बे में रह सकता है, ड्राई किया हुआ पोटैटो चिप्स जो है, ठीक है। तो वैसे पोटैटो चिप्स जैसे करते हैं वैसे करेला भी हो सकता है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, उसके भी चिप्स बना के मतलब कि, ठीक है। तो लाइकवाइज ये एक सन ड्राइंग हुआ। फिर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स में भी अल्टीमेटली ड्राइंग जो है, ठीक है, वो टेक्निक अप्लाई किया जा सकता है। लंबे समय तक हम उनको भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहे तब कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है सन ड्राइंग, वो काफी हम कह सकते हैं कि हद तक हम यूज करते हैं। अलग अलग चीजों को ड्राई करके हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चावल के पापड़ है, ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से सन ड्राइंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग काफी चीजों में हम ये अप्लाई करते हैं कि जिसमें सन ड्राइंग से यानी कि सनलाइट से हीट इसको प्रोवाइड करेंगे और इससे उसको पूरा उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव कर देंगे कि जिससे लंबे समय तक ये हमारा क्या होगा, स्टोर रह सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट टेक्निक इज द हीटिंग। गर्म करके भी हम फूड को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें हीटिंग में खास करके आएगा हमारा मिल्क। आपने देखा होगा कि जब भी मम्मा मिल्क वेंडर से मिल्क कलेक्ट करते हैं या मिल्क बैग कलेक्ट करते हैं तो तुरंत ही वो सारे मिल्क बैग जो है उनको पतीले में एम्प्टी करके और उसको बॉईल कर देते हैं और बॉइल्ड मिल्क जो है उसको रूम टेम्परेचर पे ला के वो फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी मिल्क हमें पीना होता है तो उसको वापस से थोड़ा सा गर्म करके भी हम पी सकते हैं। तो मिल्क को एक बार हम बॉईल करने के बाद थोड़े लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। और बैग वाला जो कंसेप्ट है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क वो हम यहाँ पे देखेंगे ही, ठीक है। बट अदरवाइज हीटिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसको भी हम हीट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हीटिंग जो होगा वो फूड के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे, जर्म्स होंगे, उन सबको क्या कर देगा, मार देगा। दे विल हीटिंग विल किल द पैथोजेंस इन द फूड, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कैन स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन।
हाँ, पर अगर दिनों तक हमें स्टोर करना है तो ये काम में नहीं रहेगा, क्योंकि वो हीट किया हुआ फूड भी वापस से सब्जी वगैरह जो है वो अगर हमने हीट किया है तो भी वो धीरे धीरे फिर उसका कंटेमिनेशन शुरू हो ही जाता है, ठीक है। विद इन अ फ्यू आवर्स वी हैव टू कंज्यूम इट, ओके। तो दैट इज द हीटिंग। फिर कूलिंग इज द बेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, ओके। हम रेफ्रिजरेटर में सारी चीजें इसीलिए रखते हैं, वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस इसी वजह से किया था पॉइंट, कि रेफ्रिजरेटर में माइक्रोब्स के लिए अनवांटेड वेदर कंडीशंस जनरेट होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोब्स हम कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, एंड ड्यू टू दैट वी कैन से दैट कि ग्रोथ रुकने की वजह से हमारा फूड का कंडेमिनेशन जो है वो या डिकम्पोजिशन है वो रुक जाता है या लंबे समय के बाद होता है। इसी वजह से जो हम वेजिटेबल्स वगैरह ला के रखते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो लंबे समय तक रहे। और काफ़ी सारी चीज़ें हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं क्योंकि लोअर टेम्परेचर की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रुक जाता है या बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक हमारे फूड जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज द कूलिंग। देन डीप फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है कि जिससे हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सपोज मान लो कि अभी से अगर आप 4 महीने बाद मैंगो खाना चाहो तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आप रख सकते हो उसको डीप फ्रीज करके, ठीक है। मैंगो का जो पल्प होता है उस पल्प को क्या किया जाता है, डीप फ्रीज किया जाता है, ठीक है। और उसको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर खास करके डीप फ्रीज या फ्रोजन मटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम देखने जाए तो मटर जो होता है वो विंटर सीजन में ज्यादातर फ्रेश मटर मिलता है। तो जब ये विंटर सीजन में फ्रेश मटर आता है तो उस मटर को छील के उसके जो दाने होते हैं उसको क्या किया जाता है, एयर टाइट बैग्स में वगैरह में रख के डीप फ्रीज में रख दिया जाता है, ठीक है। तो बाद में जब भी हमें पूरे साल में उसको यूज करना होता है तो हम उनको यूज कर सकते हैं। तो दिस डीप फ्रीजिंग इज ऑल्सो अ नाइस वे टू प्रिजर्व द फूड, ओके। वैसे मटर को हम फ्रीज में रखेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, उसमें फंजाई डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और बाहर रखेंगे तो भी वही चीज होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ अगेन हम मटर के लिए भी और चने वो सब के लिए सन ड्राइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो अवेलेबल है टेक्निक हमारे पास अगेन, ठीक है। देन कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। खास करके सॉल्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है हमारे लिए प्रिजर्व, तो हम कह सकते हैं कि आंवला जो है, तो सॉल्टेड आंवला जो है उसको हम क्या लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स उसमें सन ड्राइंग भी होता है, ठीक है। आंवला जो होता है उसको सॉल्ट अप्लाई करके हम सुखाते हैं तो सन ड्राइंग भी होगा, लेकिन सॉल्ट भी होगा जो कि उसको क्या करेगा, प्रिजर्व रखेगा। फिर जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं, फिश है, ठीक है, या मीट है, तो उसको भी जो कंज्यूमर्स होते हैं नॉनवेज कंज्यूमर्स वो क्या करते हैं, सॉल्ट में रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्ट भी यूज हो सकता है एक अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव के तरीके से, ठीक है। देन आफ्टर दैट इज अ शुगर, ठीक है। शुगर भी बहुत ही अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल लें तो खास करके हमारा आम जो है वो हम शुगर में प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसको गुजराती में हम छुंदा बोलते हैं या मुरब्बा बोलते हैं हिंदी में हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि शुगर की चाशनी, आपने देखा होगा मम्मी ऐसे 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 करके चेक करती है कि हाँ चाशनी अच्छी आई कि नहीं आई, ठीक है, एक ही थ्रेड जैसा बनना चाहिए वैसे सब, ठीक है। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि शुगर के थ्रू हम आम को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। अकेला कच्चा आम आप रखोगे तो वो प्रिजर्व रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा। लेकिन शुगर की चाशनी में वो कैसा रहेगा, अच्छे से लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। तो ये शुगर अप्लाई करने से क्या हो सकता है, फूड प्रिजर्वेशन हो सकता है। इस शुगर वाले दूसरे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो हम जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस ये सारी चीजें हम यूज करते हैं तो उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा शुगर होगा, ठीक है। तो ये शुगर जो है वो इसको क्या करते रखता है, सभी चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉबेरी का पल्प के साथ स्ट्रॉबेरी स्क्वैशेस वगैरह अवेलेबल होता है तो उसमें रियल स्ट्रॉबेरीज होते हैं लेकिन साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड जेली और शुगर ज़्यादा होता है ताकि वो लंबे समय तक वो कंटेनर में क्या हो सके, स्टोर रह सके, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग शुगर वी कैन प्रिजर्व द फूड लाइक दिस, ओके। देन आफ्टर मस्टर्ड ऑयल और विनेगर, मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करके भी हम काफ़ी सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक हम उनको रख सकते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है हर रोज हमारी थाली में परोसा जाता है हमारा अचार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑयल होता है, और वो ऑयल कौन सा होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है। तो जो आम है उसको हमने क्या किया, लंबे समय तक प्रिजर्व किया बाय अप्लाइंग मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों में हम ये मस्टर्ड ऑयल जो है वो अप्लाई करके उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। आपको मालूम है कि सिर्फ आम का अचार नहीं बनता, ठीक है, कैरेट का अचार भी बनता है, नींबू का अचार भी बनता है, मिर्ची का अचार भी बनता है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों का अचार बनता है कि जिनमें कईयों में ये मस्टर्ड ऑयल जो है वो अप्लाई करके उसको लंबे समय तक क्या किया जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है या रखा जा सकता है, ठीक है। फिर विनेगर जो है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रिजर्व रखी जाती है, खास करके ऑलिव्स जो होते हैं, तो ऑलिव्स विनेगर में अवेलेबल विनेगर में डीप करके रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको लंबे समय तक ऑलिव्स को क्या कर सकते हैं, हम प्रिजर्व रख सकते हैं विनेगर के अंदर। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो है उसको प्रिजर्व चीज़ें मिलेगी आपको बाहर मार्केट में, तो उनमें क्या होंगे, ये विनेगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो एज अ फ्रूट प्रिजर्वेटिव उन्होंने क्या किया होता है, विनेगर डाल के रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस विनेगर के थ्रू भी फूड प्रिजर्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इन द सेंस कि इसमें अलग अलग काफ़ी सारे तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि जिनसे फूड क्या किया जाए, प्रिजर्व रखा जाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने नोट्स में इसके इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। सोडियम मेटाबिसल्फेट है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट है, साइट्रिक एसिड है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फूड प्रिजर्वेटिव या केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स कि जिसमें फूड जो है वो कैसा रहता है, प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब मार्केट में आपको मालूम है कि अलग अलग तरीके के जूस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। आपके घर पे अगर फ्रेश ऑरेंज का जूस मम्मा निकालते हैं तो मम्मा क्या बोलते हैं, अब भी फटाफट पी लो उसको, क्यों, क्योंकि उसको लंबे समय तक हम नहीं रख सकते। जूस जो भी होता है उसको हमें फ्रेश ही कंज्यूम करना चाहिए, ना कि हम लंबे समय तक रखा हुआ जूस कंज्यूम करें। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आप अगर मार्केट में अलग अलग तरह की जूस अवेलेबल है तो वो जूस फ्रेश होंगे, कभी नहीं होंगे। उनमें क्या किया जाता है, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, और साथ में उनको एयर टाइट कंटेनर्स, टेट्रा पैक्स, उनमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक क्या हो सके, प्रिजर्व रह सके, ठीक है। उनमें एक अलग से इंडिकेशन लिखा जाता है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट लंबा होता है, लेकिन अगर हम उसको उसका सील को ब्रेक कर दे, यानी कि उसको कंटेनर को ओपन कर दे, तो बाद में इतने दिनों में हमें उसको कंज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो ये उसका इंडिकेशन इसी वजह से होता है कि ओपन करने के बाद वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में इजीली आ जाएगा, तो जल्दी से वो क्या हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है। दूसरी चीज़ की, जब आप ऐसे मार्केट में जो ऐसे टेट्रा पैक में या वैसे जो जूस अवेलेबल है ना, वैसे जूस आप कंज्यूम करने के बाद तुरंत थोड़ा सा भी पानी पियोगे ना, तो पानी का टेस्ट आपको बहुत ही अलग लगेगा, नॉर्मल वाला नहीं लगेगा। दैट इज द रीजन ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ये जूस के अंदर मिले हुए होते हैं, ठीक है। और उनमें शुगर प्रोपोर्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, एसेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो मार्केट में जूस वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि केमिकल प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं, हमारे बॉडी के लिए क्या होंगे, वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के वो भी हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रिजर्व्ड है, ठीक है। ओरिजिनल हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन उसमें बहुत ही कम होता है, जो भी पर्टिकुलर फ्रूट का या जूस का जो भी कहो उसका, ठीक है। इसी वजह से जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम घर पे हमेशा जो भी चीज़, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, ठीक है, ग्रेप्स है या वाटरमेलन है, जिसका भी जूस हम घर पे निकालते हैं, ठीक है, तुरंत ही हम क्या कर देते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको लंबे समय तक रखते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट हमने फ्रीज में रखा ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए या चिल्ड हो जाए और हमें पीने में थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। उससे ज़्यादा हम उसको रखेंगे नहीं। दूसरी चीज़ कि हम जब भी ये जूस घर पे निकालते हैं तो ये जूस हमेशा हमें ग्लास के बने हुए कोई भी वेसल में स्टोर करना चाहिए, ठीक है, ना कि हम मेटल से बने हुए बर्तन में स्टोर करें, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रूट्स हमारे जो होते हैं वो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। साइट्रस फ्रूट्स इन द सेंस कि उनमें क्या होगा, साइट्रिक एसिड होगा, तो वो मेटल्स के साथ एसिड क्या कर सकता है, केमिकली रिएक्ट कर सकता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट कर सकता है। इस वजह से हमेशा जूस को क्या करना चाहिए, हमें ग्लास से बने हुए कांच के बर्तनों में क्या करना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए और कंज्यूम करना
चाहिए। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कि ये केमिकल्स जो है उनमें अलग अलग चीज़ें रखी जाती है ताकि उनको लंबे समय तक क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। हाँ, देन नेक्स्ट टेक्निक ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, और खास करके हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रिजर्वेशन, दैट इज द पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन में क्या किया जाएगा कि मिल्क को बहुत ही हायर टेम्परेचर पे पहले बॉईल किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही हायर टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाएगा, पहले बॉईल किया जाएगा और बाद में उसको रैपिडली ठंडा कर दिया जाएगा। ठीक है, रैपिडली ठंडा करके उसको बैग्स में क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो वैसे मिल्क को हम 2-3 दिन तक क्या कर सकते हैं, बैग में स्टोर कर सकते हैं, ओपन करने के बाद नहीं, बैग को ब्रेक तोड़ने के बाद नहीं। ठीक है, और जब तक वो बैग में है वैसा हम उसको क्या कर सकते हैं, 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो हम में से या आप में से कईयों के घर पे ये मिल्क बैग आते ही होंगे। ठीक है, हम उसको डेली बेसिस पे यूज करते ही हैं। ठीक है, और वो मिल्क बैग को हम क्या करते हैं, अगर फ्रिज में रख दे और कल यूज करें तो भी वो मिल्क बैग चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन जैसे हम मिल्क बैग को ओपन करेंगे तो इसमें क्या किया करते हैं मम्मी, उसको तुरंत ही बॉईल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही हायर टेम्परेचर पे 15 टू 30 सेकेंड तक, हाँ 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, मिल्क को बॉईल किया जाता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 48 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। जब समर होता है, मई मंथ का समर जो होता है ना, उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा 48 डिग्री तक का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मिल्क क्या किया जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या किया जाएगा, 15 टू 20 मिनट्स तक बॉईल किया जाएगा और वैसा बॉइल्ड मिल्क को रैपिडली तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे मिल्क को बॉईल करने से उसमें जो भी माइक्रोब्स होंगे ना वो मर जाएंगे। ठीक है, और उसको तुरंत ही ठंडा कर देंगे और उसको सील कर देंगे ताकि बाद में उसमें माइक्रोब का ग्रोथ होगा नहीं, और वैसा मिल्क जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वो मिल्क बैग में से मिल्क कंज्यूम करोगे तो भी आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन घर पे मम्मा क्या करते हैं, उसको अगेन बॉईल करते हैं ताकि कुछ घंटों तक उसको क्या कर सके, हम रख सके घर में और या तो फिर रेफ्रिजरेटर में। इस वजह से मम्मा उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द पास्चराइजेशन। एंड लास्ट फूड प्रिजर्विंग टेक्निक दैट इज द एयरटाइट पैकेट्स। ठीक है, एयरटाइट पैकेट्स में क्या होगा कि उनमें जनरली नाइट्रोजन भर दिया जाता है और उनको सील कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो फूड है वो एनवायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में ना आए, यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और उसके अंदर अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स डेवलप ना हो। तो जो भी हम पोटैटो चिप्स है, अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे फूड पैकेट्स मार्केट में अभी अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ पोटैटो चिप्स नहीं है, काफ़ी सारे चीज़ बॉल्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके के स्टिक्स है, फिर ये खाखरा वाखरा जो भी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में क्या किया जाएगा कि इस तरीके का एयरटाइट पैकिंग किया जाएगा कि जिससे एनवायरनमेंट से ये जो अंदर फूड है वो उसका कांटेक्ट ना बने और मॉइस्चर से कांटेक्ट ना बने, ताकि उसमें फंजाई है या अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स है वो डेवलप ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि उसका पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, और बाद में जब भी आपको मालूम ही है कि आपने चिप्स वगैरह के पैकेट ऑब्जर्व किए होंगे कि वो हमेशा खुले हुए होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक फूड क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक तो हम नहीं रख सकते। तो ये सारे जो थे वो फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स थे, ठीक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, तो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होता है, या गंदे खाने की वजह से, या स्पॉइल्ड फूड की वजह से होता है। ठीक है, तो फूड को बचा के रखना जरूरी है, यानी कि उसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। तो कौन कौन से टेक्निक्स है, तो ये सारे टेक्निक्स फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें से ऐसा हो सकता है कि भाई गिव एक्सप्लेन 3 टेक्निक्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो इनमें से कोई भी 3 टेक्निक आप क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई जैसे सब में मैंने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, उन एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, वैसे तो नेम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जा सकता है आपका।
ठीक है। तो ये हमने सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हार्मफुल इफेक्ट एक ये देखा कि वो एक तो हमारे फूड को स्पॉइल करता है और उसके लिए हमें फूड को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए इन टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है। अब इस चैप्टर का हमारे एक भी लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज वी कैन से दैट नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए, ये फूड पॉइजनिंग और ये फूड प्रिजर्वेशन के कीवर्ड्स, ठीक है, ये लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, एंड दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, ओके। एंड इन योर नोट्स अप टू द पेज नंबर 9 नाइट्रोजन फिक्सेशन तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर तक ये सारे फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, जो कि आपको होमवर्क में क्या करने हैं, रीड करने हैं। एंड अगेन उसमें से आपको कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।